नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर में मछुआ समाज के लिए एक अहम आयोजन हुआ, जिसमें बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शिरकत की। आपको बता दें, सम्मेलन में देश भर से आए मछुआ समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मछुआ समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही और कहा, संगठित समाज ही राष्ट्र की ताकत होता है। उन्होंने नशाखोरी को समाज के विकास में बाधा बताते हुए सभी नशा मुक्ति का संकल्प लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क हसदेव बागो जलाशय से बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 37 करोड़ रुपए है। ये पार्क मछली उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्यात और टूरिज्म के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। कामाख्या और प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती में जिस समाज ने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराए थे, उस समाज का ये राष्ट्रीय जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और आयोजनकर्ता समाज की प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गायकवाल जी हमारे सामने खड़ी हैं और हमारे मछुआरा कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं छत्तीसगढ़ के भरत मटियारा जी। इनके सहयोग से इतना बड़ा आयोजन हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार के राज्य मंत्री राजभूषण जी पधारे हैं और देश के विभिन्न प्रदेशों से, कर्नाटक से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से और भी प्रदेशों से मछुआरा समाज के वरिष्ठ जन यहाँ पर पधारे हैं। और यहाँ मछुआरा समाज आगे और कैसे बढ़े, उस पर विचार और मंथन यहाँ पर होगा। और ऐसे समाज का मैं मतलब उनको नमन करता हूँ, उनका स्वागत करते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन समाज के इनके उत्थान के लिए मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत किया है और हम लोग भी यहाँ पर मुख्यमंत्री मछुआरा कल्याण योजना शुरू किए हैं। और जो हसदेव बांगो जो जलाशय है, वहाँ पर एक्वा पार्क 37 करोड़ से निर्माण कर रहे हैं। वहाँ पर मत्स्य पालन और केज विधि से मछली पालना, ये सब सारा, और मछली का मतलब एक्सपोर्ट, ये सब कुछ वहाँ पर का काम चल रहा है, जिससे हमारे प्रदेश के मछुआ समाज को काफ़ी लाभ होगा। और इस तरह से आयोजन बहुत ही आगे बढ़ने में मील का पत्थर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। राज्यपाल रमेन डेका आज बलरामपुर जिले के ग्राम घटगांव पहुंचे, जहां एक जन कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुन्नी पहाड़ी कोरवा नाम की महिला ने राज्यपाल के सामने सड़क और अधूरी सरकारी योजनाओं की समस्या भी उठाई। राज्यपाल ने विभागीय स्टॉलों का इस दौरान निरीक्षण भी किया और कोरवा जनजाति के लोगों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी बातों को गंभीरता से सुना। आपको बता दें, इस मौके पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, सामरी विधायक उदेश्वरी पैकरा और कलेक्टर, एसपी, आईजी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। राज्यपाल का ये दौरा जनजातीय समुदाय की समस्याओं को सीधे समझने और समाधान की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। हम अभी पॉलिटिशियन नहीं है। लाभ आ रहा है पहाड़ी कोरवा के लिए, तो वो लाभ पहाड़ी कोरवा पारा में नहीं जा पा रहा है, वो आधा अधूरा बलाके में रुक जा रहा है। जैसे कि पहाड़ी कोरवा पारा में अभी रोड में कीचड़ पड़ा है, और जैसे 12वीं कॉलेज पढ़े हैं वो लड़का लोग किसान होटल में रोजगार कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए सर। मैं पहाड़ी कोरवा पूर्वा अध्यक्ष, नाम बताइए। नाम मुन्नी पहाड़ी कोरवा पूर्वा अध्यक्ष रमन सिंह। जितना 15 साल चलाया, कितना में 15 साल चलाया।
उस ये लोग समय मांग करने नहीं पा रहे सर। ये मेरा पहाड़ी कोरवा लड़का लोग लड़की लोग पढ़े हैं, वो लड़का लोग के लिए मेरे को रोजगार चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में गांव-गांव में अवैध शराब सप्लाई करने वाले 2 कोचे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी गांव में अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल बिगड़ रहा था। आपको बता दें, पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। इन आरोपियों के पास से 100 क्वार्टर अवैध देसी शराब बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने इन्हें छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें, इसके साथ ही पुलिस आरोपियों के इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी राजसात करने की कार्रवाई कर रही है। बलौदाबाजार पुलिस की ये कार्रवाई एक सख्त संदेश है कि अवैध शराब कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की ये सख्ती उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो लोग गांवों में नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई और भी तेज होने की संभावना बताई जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय रायपुर में हैं। आपको बता दें, उनकी कथा चल रही है। पिछले 2 दिन से वो लगातार कथा कर रहे हैं, साथ ही 2 दिन दरबार में भी वो लगाने वाले हैं। आपको बता दें, रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई अहम बातें शेयर की हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो 17 नवंबर को दिल्ली से वृंदावन के लिए पद यात्रा पर निकलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी भविष्य में पद यात्रा की योजना बनाई। अपने 8 देशों के दौरे का अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में किसी भी विषय को मान्यता तभी मिलती है जब उस पर स्टडी की गई हो। इसलिए अब वो कैम्ब्रिज जाकर पैरानॉर्मल शक्तियों पर पढ़ाई करेंगे और उसके बाद विदेशों में ही दिव्य दरबार लगाएंगे। धर्मांतरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदले तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लालच या जबरदस्ती से धर्म में परिवर्तन करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने खुशी जताई कि छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही इस पर कड़ा कानून लाने जा रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गौ संरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से गौ अभयारण्य बनाने की भी अपील की। इस देश में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है गाय माता के लिए। इस देश में गौ रक्षक तो बहुत है, गौ सेवक कम है। गौ रक्षक के साथ गौ सेवकों की यदि संख्या बढ़ जाए तो सड़कों से गाय माता आवासों में पहुंच जाए और गौ माता सुरक्षित हो जाए। हाँ जी, तो हम क्या गलत करने वाले हैं? पढ़ाई करना क्या बुराई है? मूसल चलता। सुनो, हम लगभग पिछले दिनों में 8 देशों की यात्रा करने गए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, युगांडा और फिजी और लंदन, बहुत देशों में जाने के बाद दुबई, ओमान, मस्कत, इन देशों की यात्रा हमने इस साल की, 8 देशों की। इन यात्रा को करने के बाद ये समझा कि हमारे पास जो हनुमान जी की कृपा है पैरानॉर्मल शक्तियों, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, उसके लिए विदेशों में हमें मान्यता कम मिलेगी जब हमारे पास कोई डिग्री होगी, क्योंकि पढ़े लिखों को तो डिग्री चाहिए। तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर प्रारंभ हुआ है पैरानॉर्मल के लिए। पैरानॉर्मल के लिए, पैरानॉर्मल शोध पर बहुत लोगों ने पीएचडी की। हमने भी सोचा कि हमें ये अपना काम तो जिंदगी भर सेवा जो बालाजी ने आशीर्वाद दिया वो करना है, लेकिन भारत में तो कर पाएंगे, विदेशियों के भूत कैसे भगाएं? तो उनका हमने तोड़ निकाला कि हम कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल पर पीएचडी करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई साहब पढ़ के आए हैं, हनुमान जी की कृपा तो है ही भी है, पढ़ाई भी साथ में, ये तो भूत भी करने लगेगा। 7 नवंबर से 16 नवंबर। देखो, हमने यहाँ के
माननीय जी को कहा था कि हमारी कथा की अनुमति हमको जसपुर में दो, पर किन्हीं कारणों से अभी तक हमें नहीं मिली। यदि मिलती है तो हम पूर्ण स्वैच्छिक रूप से जसपुर में कथा करने की बहुत प्रबल भावना रखते हैं। यदि कथा नहीं होगी तो जब भी हमको अनुमति मिलेगी, चूंकि हमारे सिद्धांत में, हमारे पूर्वजों ने कानून को, संविधान को स्वीकार किया है, तो हम कभी भी कानून हाथ में नहीं लेते। इसलिए जब भी हमें अनुमति मिलेगी तब हम बस्तर क्षेत्र में कथा नहीं तो पदयात्रा करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खनन क्षेत्र को लेकर कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल 2.0 और रेत नीलामी रिवर्स ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किए। अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है। आपको बता दें 5 नई निविदाएं जारी हुई हैं। राज्य को 2025 और 24 को लेकर 14,195 करोड़ रुपए का राजस्व और 1673 करोड़ का डीएमएफएस योगदान मिला है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ ने खनन में विज्ञान, पारदर्शिता, नवाचार से एक नई शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणाएं की हैं। 9 साल के बाद छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ था और ये आयोजन ऐतिहासिक रहा और इसमें आज 3 एमओयू हुए हैं। क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में माइनिंग कॉरपोरेशन और कोल इंडिया के बीच में एमओयू हुआ है। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आईएसएम धनबाद के साथ एमओयू हुआ है और एक पोर्टल का भी शुभारंभ किए हैं। खनिज ऑनलाइन 2.0 डीएमएफ गाइडलाइन भी जारी हुआ है और रेत नीलामी के लिए भी पोर्टल का शुरुआत किए हैं। और आज जो हमारे उद्यमी हैं जिनके पास विभिन्न तरह के खदाने हैं, उनका भी रेटिंग का प्रावधान किए थे और 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार उनको भी हम लोग पुरस्कृत करने का काम किए हैं ताकि उनको भी आगे और माइनिंग के सेक्टर में काम करने का प्रोत्साहन मिले। तो इस तरह से आज का ये कॉन्क्लेव बहुत ही कारगर रहा है और पिछले 1 साल में काफी राजस्व की भी वृद्धि हुई है हमारे प्रदेश के अंदर में और इसके लिए मैं अपने माइनिंग विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हालांकि मंत्रालय मेरे पास ही है लेकिन हमारी पूरी टीम ने काम की है, हमारे सेक्रेटरी सहित सभी अधिकारियों ने काम किया है और उद्यमियों ने भी काम किया है। उनके मेहनत के कारण भी हमारे प्रदेश का राजस्व बढ़ा है और आने वाले समय में और हम लोग यहाँ पर माइनिंग के सेक्टर में विकास करेंगे ताकि राजस्व ज़्यादा होगा जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर 30 पर बोलेरो और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 5 अन्य लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें हादसा कवर्धा के चिल्ली थाना क्षेत्र के अखलघरिया गांव के पास हुआ जहां मध्य प्रदेश की ओर से आ रही बोलेरो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बोलेरो में सवार सभी लोग कान्हा केशली से दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे में बोलेरो ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई है जिनमें 3 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 बच्ची भी शामिल है। अन्य 5 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनका इलाज कवर्धा जिला अस्पताल में जारी है। 2 घायलों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। तो ये बड़ा हादसा जो है वो चिल्फी थाना क्षेत्र के पास देखने को मिला। आज शाम 4:30 बजे
चिल्फी थाना अंतर्गत अक्कल घरिया गांव है। वहां पे एक ट्रक और बोलेरो में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें बोलेरो में ड्राइवर सहित 10 लोग सवार थे, जिसमें से 3 महिला, 1 पुरुष और 1 बच्ची का डेथ हो गया है। बाकी 5 लोग को इलाज हेतु हॉस्पिटल में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, एक तेज रफ्तार इको वैन ने सड़क पर चल रहे बाइक सवार और पैदल राहगीरों को कुचलते हुए रौंद डाला। इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद भी चालक नहीं रुका। कई लोगों को टक्कर मारने के बाद वो वैन दौड़ाता रहा और अंत में जाकर एक खेत में जा घुसा। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने वैन को रोकने की कोशिश की और उसका पीछा भी किया, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई है, वहीं बाकी घायलों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने वैन चालक को हिरासत में ले लिया है और वाहन को जब्त कर लिया है। आपको बता दें, पूरे मामले की जांच जारी है। यह हादसा न सिर्फ एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से हुआ, बल्कि एक बड़ा सवाल भी है कि क्या हमारे सड़कों पर आम आदमी सुरक्षित है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर धमतरी से है, जहां रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने और भारतीय कृषि दर्शन पर चर्चा करने के उद्देश्य से धमतरी के हरदिया साहू समाज भवन में आध्यात्मिक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन प्रजापिता ब्रह्म कुमार रीज और ऋषि और ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम विशेष रूप से शामिल हुए। आपको बता दें, मंत्री नेताम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जैविक खेती आज की जरूरत है। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को रसायन मुक्त अनाज और सब्जियां मिले। कार्यक्रम में जिले भर के किसान और आम लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और वर्तमान कृषि व्यवस्था पर गहराई से चर्चा भी की गई। आपको बता दें, इस दौरान स्वस्थ भारत और समृद्ध किसान के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ये सम्मेलन जैविक खेती के लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर आया है, ये मंत्री की तरफ से कहा गया। ये जो बोलना है वो है दीजिए। आज प्रजापिता कुमारी संस्था के तत्वाधान में यौगिक खेती को लेकर के परिचर्चा में शामिल सबका जोर यही था कि हम जो है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को हमारे किसानों को आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इस दिशा में चर्चा हो रही है और इसका विस्तार लगातार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी कैसे हम जैविक खेती को बढ़ावा दे सके, इस दिशा में हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी लगातार इस वक्त प्रयास जारी है। आपने देखा होगा कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हम लोगों ने मई जून में कृषि विकसित संकल्प अभियान चलाया था और उस अभियान के माध्यम से किस तरह के किस तरह से जैविक बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा सोच करके हमने सबको समझाई दिया है और आगे फिर से 1 हफ्ते का हमारा एक कार्यक्रम और चलेगा, जिसमें इस तरह से कृषि संकल्प अभियान चलाया था, इसी तरीके से अगला अभियान। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर में सांसद संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल अब एटीएम नहीं पेटीएम बन गए हैं और कांग्रेस ने फंड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। पांडे ने आरोप लगाया कि जहां जहां बघेल चुनाव प्रभारी बने, वहां कांग्रेस का हार का सामना करना पड़ा। असम, पंजाब, उत्तराखंड और अब बिहार की बारी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में बघेल के माध्यम से घोटाले का पैसा खर्च करती है। संतोष पांडे के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इस बयान से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए सच में चलता फिरता एटीएम है या
ये भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। भूपेश बघेल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एटीएम है। कांग्रेस की सोच है कि समय रहते एटीएम का उपयोग यूज कर लिया जाए। इनके पैर पड़ते ही बिहार का भी बंटाधार होने वाला है, निश्चित है। आसाम के प्रभारी थे, आसाम हारे। पंजाब के प्रभारी थे, पंजाब हारे। उत्तराखंड के प्रभारी थे, उत्तराखंड हारे। बिहार वालों को क्या कोयला में 250 करोड़ से ऊपर के भ्रष्टाचार को बताने जा रहे हैं कि शराब में 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया, ये बताएंगे वहां। सट्टा में नौजवानों को दिशाहीन करने वाले भूपेश बघेल बताएंगे क्या? जाति विराती एटीएम का उपयोग कांग्रेस करेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहयोग केंद्र एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। आपको बता दें, ये केंद्र वर्ष भर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जुड़ाव बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं और सुझावों को सीधे मंत्रियों तक पहुंचाने के लिए एक नई योजना के तहत मंत्रियों की सूची जारी की है, जिनमें उनके कार्यकाल में बैठने की तिथियां भी तय की गई हैं। इस क्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हर सोमवार, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मंगलवार, वन मंत्री केदार कश्यप बुधवार, कौशल विकास मंत्री और गुरुवार खुशवंत साहिब और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। दंतेवाड़ा जिले के मालावाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत सातधार मालेवाही मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 5 किलो वजनी प्रेशर कुकर IDMD बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। ये बम सड़क किनारे लगाया गया था, जिससे बड़ी नक्सली साजिश रची गई थी। सीआरपीएफ के 195वें बटालियन ने मालेवाही थाना और बारसूर पुलिस की संयुक्त टीम ने सतर्कता और समन्वय के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया और समय रहते बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया। सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ी जनहानि टल गई। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने इसी इलाके में IMD विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। ये कार्रवाई नक्सलियों के मंसूबे पर करारा प्रहार है। एक्चुअली ये आईडी का मिलने का रिलेशन 11 सितंबर 2025 को एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें हमारे 2 साथी सीरियसली इंजर्ड हुए थे। तो उस घटना के बाद हम लोग लगातार सूचना संकलन कर रहे थे और ऑपरेशंस कर रहे थे। उसी कड़ी में ये सूचना मिली कि एक आईडी लगा हुआ है। फिर उस आईडी को हम लोगों ने रिकवर किया है और रिकवर करके उसको ब्लास्ट किया है। ये आईडी कुकर में लगा हुआ था और इसमें तकरीबन 5 किलो के आसपास एक्सप्लोसिव लगा हुआ था। इसको ब्लास्ट किया गया है। सर, जो जंगल में छुपे हुए आईडी हैं जो माओवादियों के द्वारा लगाए हुए, इसको आज भी आइडेंटिफाई करना कितना चुनौतीपूर्ण? ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारे पास तकनीक है और हमारे जवान इसके लिए वेल ट्रेंड हैं। तो हम इसको निरंतर जारी रख रहे हैं और हम सफलतापूर्वक आईडीज को निकाल भी रहे हैं। सर, क्या आसपास में और जो भी आईडी की सूचना हमें मिल रही है या जहां भी होगा आईडी, हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर और जो भी हमारे टेक्निकल गैजेट्स हैं उसको उपयोग कर हम उसको निकालेंगे। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।